आज हम देखेंगे Realme का Q3 Pro 5G जो कि डेड में आया हुआ है। USB चार्जर प्लग इन करने पर USB चार्जर में करंट जो है 69 का आ रहा है, 0.69। डिस्प्ले पर कुछ भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये MediaTek का जो 5 पावर IC वाला सेट है, आप देख सकते हो यहाँ पे 5 पावर ICs लगे हुए हैं, जो कि यहाँ पे फर्स्ट चार्जिंग के लिए है, जो कि पावर का भी होता है इसमें कन्फिग्रेशन। ये रैम की वोल्टेजेस भी बनाती है। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 अलग से IC लगी हुई है, तो इसमें टोटल 5 पावर IC है। इसको समझेंगे कि कैसे इसको रिपेयर करना है। पहले तो ये कंडीशन जो है इसका देख सकते हो, ये डेड में है और 68 का करंट कंज्यूम कर रहा है। अगर हम मल्टीमीटर से इसकी बैटरी का वोल्टेज भी दिखाना चाहें आपको, कहीं आपको ऐसा ना लगे कि बैटरी लो है जिस वजह से ऐसा हो रहा है। और ये डुअल डेकर का सेट है, ठीक है, मीडियाटेक का डुअल डेकर का सेट है। तो आप देख सकते हो बैटरी जो है 3.69 मतलब 3.7 के समथिंग चार्ज है। बैटरी क्या है 3.69 मतलब 3.7 चार्ज है। फिर भी हमारा जो इसके अंदर डिस्प्ले नहीं आ रहा है, कुछ भी डिस्प्ले पर नहीं आ रहा है। बैटरी को जैसे हम प्लग इन करते हैं यहाँ पे, तो डिस्प्ले पर हमारा कुछ भी शो नहीं हो रहा है और 69 का करंट ले रहा है। तो इसे हम रिपेयर करना सीखेंगे। क्या CPU को काम करना नहीं, देखो इसमें काम ये हुआ है कि पूरा काम हुआ है, किसी ने पहले से इस पर काम किया है और उसके बाद ये सेट मुझे दिया गया है केवल ये देखने के लिए कि इस सेट में प्रॉब्लम कहाँ पे है और मैं उसे जो है फिक्स कर पाऊँ। तो अगर आपके पास भी इस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो आप मुझे सेंड कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो मोबाइल रिपेयरिंग सीखना, मीडियाटेक में 5G हैंडसेट जिसमें नेटवर्क सेक्शन और डेड ट्रेसिंग पूरा डीप में आपको मिलेगा। कंप्लीट डेड ट्रेसिंग में जिसमें आपका यहाँ पे 5 पावर IC दिख रहा है। और मीडियाटेक में न्यू IC आई हुई है, जो वो सभी न्यू IC आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे और उनके जो सीक्वेंस है कैसे चेक करना है। और उसके बाद आपको क्वालकॉम में भी नई नई IC दिख गई है और एक्साइनस में भी नई IC आ चुकी है, SPU वाली जो सीरीज़ है। तो ऑनलाइन क्लासेस में तो आपको मिलेगा ही ये सारी चीज़ें सीखने को। हमारी वेबसाइट वीडियो कोर्स में भी ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, जहाँ से आप सीख सकते हो और अपडेट हो सकते हो। अगर आप काम करते हो और अपडेट नहीं हुए आप, तो आपको प्रॉब्लम आएगी इस तरह के सेट को रिपेयर करने में। तो इसके लिए आपको अपडेट होना पड़ता है, ठीक है। तो अपडेट के लिए जो है हमारे वेबसाइट वीडियो कोर्स को ज्वाइन करके कर सकते हो। अगर आपने कहीं काम सीख रखा है ऑलरेडी और आपको डीप में नॉलेज नहीं है ट्रेसिंग का, तो आप सीख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले ये हमारा क्या है, 68 का करंट है, तो हम इसको जो है चेक करेंगे। हम इसको आते हैं माइक्रोस्कोप के ऊपर, आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे चेकिंग क्या करना है हमें पहले। तो लगा लेते हैं माइक्रोस्कोप और एक बार बोर्ड भी दिखा देते हैं आपको। हम बोर्ड का कंडीशन क्या है एक बार पूरा फिजिकल दिखा लेते हैं बोर्ड को, फिर हम ट्रेसिंग बताएंगे। बहुत इजी स्टेप होता है इसको रिपेयर करने का, ट्रिक से रिपेयर होता है ये, बहुत हार्ड वर्क नहीं करना है, थोड़ी ट्रिक है और थोड़ी नॉलेज है, ठीक है। अब देखो इसमें यहाँ पे चार्जिंग ऐसी लगी है BQ की, जो कि यहाँ पे इसके कैपेसिटर हैं जो कि सीरीज कैप होते हैं, जो कि फास्ट चार्जिंग से जुड़ी होती है। 2 MOSFET यहाँ पे दिख रहा है हमें, जो कि वीबस लाइन में लगे होंगे। और यहाँ पे 2 MOSFET की स्पेस खाली है, मतलब कि जो सुपर हुक चार्जिंग होती है उसके लिए ये 2 MOSFET यहाँ पे अप्लाई किए जा सकते थे, ठीक है। तो इसमें सुपर हुक का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ये चीज़ नहीं दिया हुआ। फिर यहाँ पे देखो सैमसंग का UFS है, ये भी रिवॉल्व है, डुअल डेकर है। और ये मीडियाटेक का एक प्रीमियम CPU है कह सकते हैं, जो कि इन्फिनिक्स के 10 Pro में भी आता है। GT10 Pro जो सेट आती है, GT10 Pro में भी आता है। अब इसके साथ जब भी डुअल डेकर आएगा ऐसे 2 IC आपको दिखेगी, इस पर भी काम हुआ आई थिंक, या फिर पेस्ट फैल गया होगा, ठीक है। और एक IC यहाँ पे दिख रही है, तो इनको भी हमें ध्यान देना होता है। कभी भी रिपेयरिंग करो तो आप सारी चीज़ों पे ध्यान दो, ठीक है। ये APT IC हो जाएगी। और कुछ यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे करंट सेंस रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो चार्जिंग का तो इशू नहीं है ना, हम उसको छोड़ देंगे। यहाँ पे MT6360 PP लगी हुई है, ठीक है, PP। फिर यहाँ पे दिख रहा है MT6315 RP, यहाँ पे दिख रहा है MT6369V PP। ये IC बहुत इंपॉर्टेंट IC है, जो भी प्रीमियम सेट है उसके अंदर आपको ये IC देखने को मिलेगी। साथ में हमारा एक और IC है यहाँ पे, थोड़ा सा इसको क्लीन करेंगे तो दिखेगा। पहले आप जब भी कोई सेट को रिपेयर करो तो आप IC का नंबर जरूर पढ़ो। क्यों? क्योंकि आपको उससे आइडिया लगता है कि इस नंबर की IC में हमें जो है ऐसे काम करना होता है। और इन ICs को हमने अपनी लाइव क्लासेस के अंदर ऑलरेडी पढ़ा रखा है, तो जो भी हमारे ओल्ड स्टूडेंट होंगे या फिर जो भी रनिंग बैच में लाइव क्लासेस कर रहे हैं, उनको भी आइडिया लग जाएगा कि ये जो IC है वो क्या है। यहाँ पे 6315 BP दिख रही है, यहाँ पे RP दिख रही है, और यहाँ पे दिख रही है BP, ठीक है। और इधर दिख रही है GP, ठीक है, GP। तो 3 ये हमारी एक्सटर्नल पावर ICs दिख रहे हैं और एक मेन पावर IC दिख रहा है, जो कि 636359 VPP है। तो पहले हम देखेंगे कि CPU इसका रिवॉल्व कर लिया जाए, या फिर देखते हैं CPU रिवॉल्व करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा।
तो आई थिंक रिवॉल्व हुआ होगा जो भी किए होंगे। पहले हम अभी जो है ट्रेसिंग करेंगे। तो ट्रेसिंग के लिए हम एक बार चेक कर लेते हैं। कोई भी वोल्टेज हमने चेक किया नहीं इसके अंदर, तो हम यहाँ पे एक बार थोड़ा सा बजर रेंज लगाएंगे। देखिए टाइम वेस्ट नहीं करना है मुझे, इसलिए बस हम एक चीज़ चेक करेंगे और आगे बढ़ेंगे सीधा। वीपीएच शॉर्ट नहीं है, ठीक है ना। अब देख सकते हैं मल्टीमीटर बजर रेंज पे, यहाँ पे वीपीएच चेक किया, वीपीएच शॉर्ट नहीं, काम खत्म। आ जाते हैं, बैटरी लगा सकते हैं अब हम, क्योंकि वीपीएच यहाँ पे शॉर्ट नहीं है। और बस बहुत सिंपल तरीके से सीखना है हमें। और अगर आपके पास डेटा है इसको रिपेयर करने का कि किस तरह से कौन सी लाइन चेक करके हम कंफर्म हो जाएंगे कि अभी हमें आगे क्या चेक करना है, तो आप इजीली रिपेयर कर लोगे इसको। नेक्स्ट अब सीधा हमें वोल्टेज रेंज पे लाना है और इसकी वोल्टेज की चेकिंग करनी है। यूएसबी केबल हमने लगा दिया, 69 का करंट कंज्यूम हो रहा है और यहाँ पे हम चेक करेंगे वोल्टेज। तो देखो यहाँ कॉइल पे चेक कर सकते हैं, दिख रहा है आपको पॉइंट, और बाकी के पॉइंट यहाँ दिख रहे हैं। इस कैपेसिटर पे चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे, 0.6 दिख रहा है और चला जा रहा है। यहाँ पे देखते हैं 0.76 दिख रहा है और ये भी चला जा रहा है। ये देख रहे हो ना, फ्लक्चुएट कर रहा है ये वोल्टेज। ये वोल्टेज क्या कर रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है। और यहाँ पे देखते हैं हाई रिले होना चाहिए, हाँ ये 2 वोल्ट है, हाई रिले फ्लक्चुएट कर रहा है। और जस्ट डायगोनल पे, इसके जस्ट डायगोनल पे हमें लोअर एलडीओ भी मिलना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं लो 1.36, ये भी हमारा क्या है, मिल रहा है। मतलब कि ये बक कन्वर्टर ऑन हो रहा है, ये पावर आईसी जो है वो ऑन हो रहा है। लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से ये फ्लक्चुएटिंग कर रहा है, तो सीपीयू तो ऑलरेडी रिवॉल्व कर लिया गया है इसमें। जिसने भी बताया कि सीपीयू हमने इसमें 2-2 बार 3-3 बार रिवॉल्व करके डाल लिया, फिर भी जो है ऐसा कंडीशन है कि वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा है। तो ज़रा देख के बताइए सीपीयू ख़राब है या फिर सही है, हमें ये देखने को मिला है। तो कभी भी ऐसी सेट आपको दिखे ना जिसमें ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको करना क्या चाहिए, आपको उसके अंदर देखना है कि फ्लक्चुएशन की रिक्वायरमेंट क्या होती है। देखो फ्लक्चुएशन को ठीक करने का रिक्वायरमेंट होता है, कोई भी आउटपुट कॉइल शॉर्ट नहीं होना चाहिए। कोई भी, जितने भी एक्सटर्नल बक लगे उनमें भी कोई आउटपुट कॉइल शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। और सभी आउटपुट कॉइल्स के ऊपर वोल्टेज बननी चाहिए, ठीक है। तो इसे हम तेज़ी से चेक कर सकते हैं सभी आउटपुट कॉइल को। तो हम एक बार ऑफ करेंगे इसको और बजर रेंज करके चेक करेंगे। ध्यान देना, बजर रेंज में जब 000 के साथ ऐसे बजर आएगा 002, तब हम बोलेंगे लाइन शॉर्ट है। अगर 2 के जगह पे 15, 20, 25 ऐसा कुछ लिखता है, मतलब लाइन शॉर्ट नहीं है। याद रखिएगा ये चीज़ को आप, ठीक है। तो चलिए हम एक वायर को ग्राउंड पे रख लेते हैं और दूसरे वायर को हम यहाँ चेक करते थे, तो बन ही रहा था। इधर चेक कर लेते हैं, शॉर्ट नहीं है। ये इसका ग्राउंड पोर्शन होता है बीच में, इधर इधर चेक होती है सप्लाई, इधर भी शॉर्ट नहीं है। ये ग्राउंड है, इधर भी शॉर्ट नहीं है, ये भी शॉर्ट नहीं है, ये भी शॉर्ट नहीं है। और ये इधर भी हमें कुछ बजर नहीं दिख रहा है। अगर हमें लग रहा है कि वहाँ पे क्लिप नहीं हो रहा है सही से, तो हम एक बार ब्लेड की मदद से यहाँ पे जो है सर्जिकल की मदद से क्लिक करते हैं, पुश करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इस कंपोनेंट को भी चेक कर लेते हैं, इस पर भी नहीं है। और इसके साथ ये कनेक्टेड होना चाहिए, इस पर भी शॉर्टिंग मिल रही है, नहीं शॉर्टिंग नहीं है, वो थोड़ा चार्ज था लाइन, इसलिए जो है ऐसा आ रहा था। बैटरी चार्जर नहीं लगा होना चाहिए, श्योर रहो आप, ठीक है। फिर यहाँ पे लोअर एलडीओ तो बनी रही थी, तो शॉर्ट होने की चांसेस है ही नहीं है। और ये कॉइल जो है चेक कर लो, शॉर्ट नहीं है, ठीक है। बाकी इधर हम देखो यहाँ पे बजर आ रहा है, लेकिन 20 आ रहा है, 20 आ रहा है ना, मतलब 20 ओम्स ये बता रहा है कि लाइन शॉर्ट नहीं है, इम्पिडेंस लो है उसकी, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे 21 ओम, ये भी शॉर्ट नहीं है। यहाँ पे देखते हैं 21 ओम, ये भी शॉर्ट नहीं है। और नेक्स्ट इस कॉइल पे हम चेक कर लेते हैं, ये भी 21 ओम, मतलब चारों पे सेम है। अब यहाँ पे एक कॉइल दिख रही है, इस पर तो चेक करेंगे, कोई शॉर्टिंग नहीं है, इस पर कोई बजर नहीं है। 472 472 आ रही है, मतलब ओके, हेल्दी कंडीशन है। और इधर बजर नहीं है। और ये 2 पॉइंट और हैं यहाँ पे, देखो इसको थोड़ा ऐसे क्रॉस करके चेक करना ताकि कहीं और सटे नहीं है। तो यहाँ पे भी हमारा 69 67 आ रहा है। एक बार हम श्योर हो जाते हैं क्या आ रहा है, 64 आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें छोटा सा पॉइंट दिख रहा है जहाँ पे हम चेक कर सकते हैं इसको, तो ये भी 65 आ रहा है, मतलब इस बक कन्वर्टर पे भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। इधर इम्पिडेंस लो आ रहा है, तो लो इम्पिडेंस पे हमें ये देखना होता है कि ये लाइन शॉर्ट है नहीं, क्योंकि लाइन शॉर्ट तब मानी जाती जब हमारे 002 आता है, ठीक है। अब हम तीसरे को भी वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे भी जो लास्ट बक दिख रहा है, इस पर भी कोई दिक्कत नहीं है, इम्पिडेंस आ रही है, यहाँ भी आ रही है और यहाँ भी जेन्युइनली आ ही रही है। और इधर देखते हैं, ये भी होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक वीपीएच की कॉइल दिख रही है, जो कि वीपीएच की तो हेल्दी कंडीशन है। और इधर देखते हो, इधर रैम की वोल्टेज VDD2 VDDQ होती है, तो इस पर भी इम्पिडेंस ठीक है और इधर भी इम्पिडेंस ठीक है। मतलब कि सभी कॉइल्स के ऊपर हमारे इम्पिडेंस ठीक है। एक बक कन्वर्टर ऐसा दिखा है जिसपे इम्पिडेंस लो आ रहा था, ठीक है। अब इम्पिडेंस लो तो आ रहा था, लेकिन हम डायोड रेंज जब चेक करेंगे ना, तो हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा। देखो डायोड रेंज 32 की आ रही है, 32
कंडीशन उतना भी डैमेज नहीं बोलेंगे इसको, 30 से नीचे आता है तो क्रिटिकल हो जाता है, अभी ठीक है ये। अब हम चेक करेंगे हॉट टेस्टिंग। अब हम इसकी चेक करेंगे हॉट टेस्टिंग। वोल्टेज बन रही है, मतलब कोई लाइन शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, ऐसा श्योर लग रहा है मुझे। और अब हम इसको चेक करेंगे वोल्टेज पे कि क्या वोल्टेज बन रहा है सभी बक पे। यही तरीका होता है इसको रिपेयर करने का, ठीक है। सभी बक के ऊपर वोल्टेज बन रही है, इसके बाद अगर सभी बक के ऊपर वोल्टेज बनेगी, जैसे इस पर बनेगी, इस पर बनेगी, इस पर बनेगी और रैम पे बनेगी, इधर बनेगी, तो हम बोर्ड के पीछे 2 और छोटी 15 पिन की आईसी हमें दिखी है जिसको हमने पहले ही मार्क किया है, उसकी आउटपुट भी चेक करेंगे, ठीक है। तो पहले हम जो है चेक करते हैं, क्योंकि वो सेकंड ऑप्शन होता है, वो शॉर्ट होगा तो प्रॉब्लम कर सकता है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो नहीं बन रहा है तब भी हमारा सीपीयू पोर्ट तो बनाएगा, वोल्टेज स्टेबल तो होगी। जो वोल्टेज हमारी फ्लक्चुएट हो रही है अगर वो स्टेबल हुई तो सीपीयू अपना पीसी पर पोर्ट बनाएगा। अदर ऐसे फ्लक्चुएशन में कभी भी सीपीयू हमारा पोर्ट नहीं बनाता है। कुछ सेट के अंदर ऐसा होता है कि आप रॉन्ग फाइल से फ्लैश कर दोगे तो सीपीयू वोल्टेज फ्लक्चुएट करेगी और सीपीयू उस कंडीशन में भी आइडियल शॉर्ट करने पे पोर्ट बना लेगी, रॉन्ग फाइल से फ्लैश करने पे। लेकिन वो स्पेशल कंडीशन है, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए आप रिपेयरिंग करते हो तो आपको इस कंडीशन में ऐसा मिलेगा कि फ्लक्चुएशन टाइम में पोर्ट नहीं होना है, ठीक है। अब हमने इसके अंदर पावर प्लग इन कर लिया है और हम बैटरी लगा के एक बार हम यूएसबी चार्जर का करंट भी देखेंगे कि जितना करंट लिफ्ट हो रहा था हो रहा है नहीं हो रहा। तो 69 का करंट आपको दिख रहा होगा, ले रहा है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे वोल्टेज। अब नेक्स्ट हमारा वोल्टेज रेंज पे मल्टीमीटर आएगा और यहाँ पे हमने चेक कर ही लिया था। अब इस कैपेसिटर पे चेक करेंगे वोल्टेज। 0.7 आ रहा है, 0.6 आ रहा है, 0.7 आ रहा है, 0.76, 0.76, 0.7, ग्राउंड साइड ड्रॉप, मतलब ये लाइन पे वोल्टेज नहीं है, ठीक है। अभी इसके लिए जो है इस कॉइल पे चेक कर सकते हो, अंदर से वोल्टेज नहीं है, मतलब ये ऑफ कंडीशन होगा, एपीटी पावर होगी आई थिंक। देखते हैं इस पर नेक्स्ट वाली। एपीटी नहीं होगी तो वो डायरेक्ट इनेबल लाइन नहीं होगी, वो डिफ़ॉल्ट ऑन वाली लाइन नहीं होगी। 3.7, ठीक है। अब यहाँ हम इस चार्जिंग आईसी के रैम के ऊपर और बूट कैपेसिटर पे वोल्टेज चेक करेंगे। 3.7 और 8 वोल्ट, मतलब ये स्विचिंग कर रही है, ठीक है। और इसके रैम पावर को हम चेक करेंगे तो रैम पावर का कैपेसिटर में यहाँ दिख रहा है 0.6 VDD क्यू वोल्टेज और ये वोल्टेज स्टेबल दिख रहा है मुझे, ठीक है। ये वोल्टेज क्या दिख रहा है? स्टेबल नहीं, फ्लैक्चुएट कर रहा है। देखो 5 से 6 सेकंड के बाद ये फ्लैक्चुएट स्टार्ट हुआ है। और इस पर भी हम देखें तो यहाँ पे 1.1 ये भी हमारा क्या है, फ्लक्चुएट कर रहा है, मतलब ये पावर आईसी आउटपुट बना रही है अपनी। नेक्स्ट अब यहाँ हम देखते हैं जो एक्सटर्नल बक है 0.8, ये भी क्या है, ऑन हो रहा है, मतलब ये आईसी भी क्या हो रही है, ऑन हो रही है। तो इसके सभी कॉइल पे वोल्टेज होंगे, इसके सभी कॉइल पे वोल्टेज होंगे। 0.8 इधर भी है, 0.8 इधर भी है और 0.8 इधर भी है। नेक्स्ट हम इधर देखते हैं, इस पर इस आईसी के कैपेसिटर यहाँ पे दिख रही है, कोई भी वोल्टेज यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बस हल्की सी वोल्टेज दिख रही है। इधर देखते हैं, आई थिंक ये हो सकता है कि ये PC 0 की तरह होगा, PC 1 की तरह, तो ये बाद में बनने वाली पावर होगी। ये भी नहीं, यहाँ भी नहीं बन रही है, मतलब इन पे वोल्टेज यहाँ पे नहीं बन रही। इस आईसी को देखो तो ये वोल्टेज बना ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे एक डाउट करने वाली बात है कि ये आईसी वोल्टेज बनानी चाहिए और तभी आपका बूट सीक्वेंस पूरा होगा। एक बार हम इसको देखते हैं, ये बना रहा है, ये भी देखो बना रहा है। इम्पिडेंस लो था, इस पर बजर आ रहा था, लेकिन वोल्टेज है, मतलब लाइन शॉर्ट नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे भी वोल्टेज होना चाहिए, सट नहीं रहा होगा हमारा प्रॉब। हाँ, यहाँ पे भी 7.5 है, मतलब कि ये पावर आईसी भी ऑन हो रहा है, ये भी ऑन हो रहा है, ये ऑन नहीं हो रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है। एक बार हम फिर वेरीफाई करेंगे। हाँ, यहाँ पे ऑन नहीं हो रहा है, तो इसको ऑन न होने के कारण ये हो सकता है कि मेन पावर आईसी से इसको इनेबल। अब देखो इनेबल कहाँ से जाता है इसमें, ये जो 3 आईसी दिख रही है, इन तीनों आईसी को इनेबल देता है ये मेन पावर आईसी। मेन पावर आईसी ही तीनों को इनेबल सेंड करता है। तो अब हमें करना ये है, एक बार मैं आपको पीसी पर पोर्ट चेक कराता हूँ। ये पावर प्लग इन है, एक बार मैं पावर निकाल के दोबारा से पावर को प्लग इन करता हूँ और यहाँ पे देखो 69 का है। हम एक बार पीसी पे पोर्ट भी चेक कराते हैं कि पोर्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, देखते हैं। तो पीसी पर हम जो है कनेक्ट कर लिए हैं और डिवाइस मैनेजर पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमने इसको ओपन भी कर रखा है। कॉल का यहाँ पे पोर्ट दिख रहा है, नहीं पोर्ट नहीं दिख रहा है, यहाँ पे मीडियाटेक का कोई पोर्ट नहीं दिख रहा है। पीसी पर हमने वायर को कनेक्ट कर लिया है, फिर भी ये कोई पोर्ट शो नहीं कर रहा है।
कैसे करेगा जब यहाँ पे वोल्टेज ही फ्लक्चुएट हो रही है, यहाँ पे वोल्टेज ही क्या हो रही है, अप डाउन हो रही है। देखो ये अप डाउन है, जब स्टेबल होगा ना तभी ये पोर्ट बनाएगा। तो अब एक चीज़ हमें यहाँ पे रिजल्ट मिला है कि ये जो पावर आईसी है, ये पावर देखो ना, बैटरी निकाल ली, चार्जर निकाल ली, ये पावर आईसी ऑन नहीं हो रही है, ऐसा दिख रहा है। अब क्या इस मीडियाटेक में ये पावर आईसी को ऑन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसकी डेटा आपके पास होनी चाहिए। ऐसे ही मीडियाटेक में और भी सेट हैं जिनमें इस तरह की पावर आईसी को ऑन नहीं होना, इसमें होना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनमें एक्सटर्नल बक ऑन नहीं होगा, फिर भी फ़ोन क्या होगा, ऑन होगा, लोगो तक आएगा, पोर्ट बनेगा। लेकिन इस सेट के अंदर इस पावर का नीड है ज़रूर, मुझे ऐसा दिख रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, देखो ये ऑन हो रहा है, ये ऑन हो रहा है, तो इसी की रिक्वायरमेंट हमें चेक करनी है। अब इसकी रिक्वायरमेंट में हमें पता है कि मीडियाटेक का सेट है तो उसमें वीपीएच पावर पहले एंट्री करती है, और एक एसएमपीएस वाली लाइन अगर आपने पढ़ा होगा तो उस तरह की भी लाइन होती है एक रेजिस्टेंस के थ्रू। जैसा कि हम ओनली बैटरी लगा के चेक कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे देखो वीपीएच आ रहा है, हाँ 3.6 मतलब यहाँ भी वीपीएच ही होंगे, 3.6 एंड 3.6 इनपुट हो रही है प्रॉपर। इनेबल आ रहा है नहीं आ रहा पावर आईसी से वो देखना है, लेकिन पहले हम एसएमपीएस चेक कर लें। तो एसएमपीएस की रेजिस्टेंस ये छोटी यहाँ ऊपर यहाँ पे दिख रहा है आई थिंक मुझे, एक बार ये देखो, यहाँ छोटा सा भी रेजिस्टेंस है नहीं, कैपेसिटर है, तो यही है कॉर्नर वाली यहाँ पे। तो इस पर देखते हैं, यहाँ पे भी 3.6 अवेलेबल है, और ये क्रॉस करके कैपेसिटर पे जाएगा। यहाँ भी 3.6 आ रहा है रेजिस्टेंस पे, यहाँ भी 3.6 आ ही रहा है, ठीक है, यहाँ भी 3.6 है, यहाँ भी 3.6 है। अब देखना यहाँ पे वोल्टेज दोनों साइड क्या है, बराबर है, और फिर भी ये आउटपुट नहीं बना रहा है। एक बार हम फिर से चेक करते हैं यहाँ पे, कंफर्म, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। वोल्टेज तो बराबर है, आपको दिख रहा है वोल्टेज क्या है, बराबर है। इस आईसी में भी देखो ये रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है, ये तो ऑन ही हो रहा है, तो इनको चेक करने की जरूरत नहीं है। इसमें भी देखो 3.69 और 3.69 697 दिखा है, और यहाँ पे अगर हम देखें 3.697 और इधर 3.692, देखो प्रॉब्लम मिली मुझे ऐसा लग रहा है। 3.697 3.692 बहुत स्लाइटली चेंज, थोड़ा सा चेंज। अभी देखना मैं इसको यहीं से फिक्स कर दूंगा। अब हम क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस को हम जंपर करेंगे। सबसे पहले ये एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, अगर इस चीज़ पे आप फोकस नहीं करोगे तो आप जो है रिपेयर नहीं कर पाओगे इस सेट को, बिल्कुल भी आप वहीं फंस जाओगे, कहोगे सब कुछ सही है। एक बार मैं ट्राई करूँगा इसको, ये अनुभव से आता है, और ये चीज़ जो है आपको सीखने को मिलता है हमारे लाइव क्लास के अंदर, और वीडियो कोर्स भी हमारा अवेलेबल है जिसके अंदर ये पूरी चीज़ें बताई गई हैं डीप में। केवल यही नहीं है, और बहुत सारी लाइनें हैं जिनका इंपॉर्टेंस है बोर्ड के अंदर। नेटवर्क सेक्शन में तो बहुत सारी सॉल्यूशंस हैं डायरेक्ट, ठीक है। अभी इसको जो है थोड़ा सा जंपर कर सकते हैं हम, या फिर हम चाह रहे हैं कि ये शोल्डर से ही जो है ना इसके दोनों एंड्स जो है कनेक्ट हो जाए, तो बैटरी वगैरह नहीं लगा होना चाहिए, श्योर, ठीक है। अभी इसके दोनों एंड को हमने यहाँ पे जंपर कर लेते हैं, चलिए, क्योंकि ये जो है ना थोड़ा परेशान करेगा। अगर हम शोल्डर से कर रहे, रेजिस्टेंस ओपन भी हो सकता है। देखते हैं यहाँ पे काम आता है नहीं आता एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे हमने इसको जंपर कर लिया, ये जंपर को थोड़ा सही से करना होगा, क्योंकि छोटा साइज होने की वजह से ना वो एक जगह एक बार मेल्ट होगा एक साइड से तो दूसरी साइड से वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, हमने इसको जो है टच कर लिया है। हम एक बार चेक करेंगे अब वोल्टेज का कंडीशन क्या है, ओनली बैटरी प्लग इन करेंगे, और अब चेक करेंगे यहाँ पे वोल्टेज 3.696 कैपेसिटर पे, 3.696 अभी वोल्टेज में 0.5 का डिफरेंस था, वो चला गया। अब हम लगाएंगे यहाँ पे केबल लगा दिया, और डिस्प्ले आया क्या, नहीं आया। अब हम चेक करेंगे वोल्टेज का कंडीशन क्या है।
अब देख सकते हो वोल्टेज स्टेबल हो गई। अब देख सकते हो वोल्टेज क्या हो गई, स्टेबल हो गई। ये छोटा सा ट्रिक, वोल्टेज क्या हो गई, स्टेबल। इतने पे सीपीयू रिवॉल्व कर देते लोग, और आई थिंक यही कारण है कि सीपीयू रिवॉल्व के बाद भी उनका सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि वो चेक किए होंगे, अगर उनको पता होगा वो चेक किए होंगे, लेकिन वहाँ पे वो इतनी स्लाइड चेंज को वो नोटिस नहीं किए होंगे। आप देख सकते हो ना यहाँ पे वोल्टेज स्टेबल हो गई। तो सेट ऑन तो नहीं हुआ, अभी भी ऑन तो होना चाहिए था। अब क्या प्रॉब्लम आ गई इसके अंदर, वोल्टेज स्टेबल हो गया। अभी वोल्टेज स्टेबल हो गया तो हम देखेंगे क्या वो बक कन्वर्टर ऑन हुआ, एक्सटर्नल बक ऑन हुआ नहीं हुआ, उस पर वोल्टेज आनी शुरू हो गई नहीं हो गई। तो ये एक्सटर्नल बक के कैपेसिटर देखो आ गई, 0.7 की वोल्टेज आ गई, वो भी स्टेबल। ठीक है, इधर भी आ गई होगी, आ गई। ठीक है, मतलब ये आईसी ऑन हो गई और वोल्टेज क्या हो गई, स्टेबल। ठीक है, अभी ये सेट ऑन नहीं हुआ, यहाँ पे डिस्प्ले आना चाहिए, वाइब्रेट करना चाहिए, इस तरह का कोई भी सिम्टम शो नहीं हो रहा। हम यूएसबी चार्जर में चेक करेंगे कि कितना करंट कंज्यूम हो रहा है। यूएसबी चार्जर में भी हमने यहाँ पे इसको चेक किया तो ये 68 करंट का कंडीशन 69 से चेंज नहीं हो रहा है, और बैटरी जो है वो चार्ज है, बोर्ड जो है नॉर्मल हीटिंग पे जा रहा है, जैसा कि ऑन हो रहा है सेट, इस तरह का हीटिंग ले रहा है। अब इसमें सीपीयू और रैम रिवॉल्व है, यूएफएस रिवॉल्व है, तो हम क्या करें, रैम चेंज करें। 71 थोड़ा सा चेंज हुआ, अभी देखो थोड़ा वेट कर लेते हैं, नहीं 68 फिर हो जा रहा है। डिस्प्ले नहीं आ रहा है, इसमें कुछ भी आना चाहिए ना। यहाँ पे एक बार हम बैटरी निकालेंगे, ओनली चार्जर लगाएंगे, कितना करंट लिया, ओनली चार्जर पे 17 का ले रहा है, और जैसे ही बैटरी लगाएंगे तुरंत लोगो आ जाता है डिस्प्ले पे, नहीं आया, मतलब कि इसमें अभी स्विच नहीं हो रहा है, या तो रैम कम्युनिकेशन का फेलियर है या यूएफएस में कोई प्रॉब्लम है अभी। तो रैम का या यूएफएस का या सीपीयू सही से लगी नहीं है, ये प्रॉब्लम है इसके अंदर। और प्रॉब्लम आपको दिखा ना, कितनी छोटी सी प्रॉब्लम थी और उसकी वजह से सीपीयू वगैरह सब रिवॉल्व कर दिया। बताइए फर्स्ट टाइम में आप इसको एनालाइज करोगे, कुछ नहीं करना था, बस ये जंपर लगाओ, सेट ऑन सीधा, और इतनी छोटी सी प्रॉब्लम। तो अभी हम इसका प्रॉब्लम देखते हैं आगे क्या है। यूएफएस को निकालते पहले, रैम रिवॉल्व है, सीपीयू रिवॉल्व है, यूएफएस भी रिवॉल्व है, पहले हम निकाल देते कहीं प्रिंट वगैरह तो नहीं टूटा है। और एक बार हम ऑटो पोर्ट भी चेक करेंगे, एक बार हम ऑटो पोर्ट भी चेक करेंगे, देखते हैं यहाँ पे ऑटो पोर्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है सेट अभी डायरेक्ट पोर्ट में जा रहा है, मतलब रैम वगैरह डेड है या यूएफएस डेड है, तो डायरेक्ट पोर्ट पे तो नहीं जा रहा है। केबल हमने पीसी में डाल दिया लेकिन डायरेक्ट पोर्ट पे नहीं जा रहा है। ठीक है, चलिए अब जो है हम इसकी निकालेंगे यूएफएस को, और यूएफएस को हम निकालेंगे और उसके बाद देखते हैं यूएफएस का क्या कंडीशन है, यूएफएस के अंदर कोई प्रॉब्लम है, रीप्रोग्रामिंग करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, या फिर रैम का इशू है। तो हम पहले यूएफएस को निकालेंगे। देखो यूएफएस के अंदर कोई प्रिंट डैमेज है क्या, एक बार हम इसको देखेंगे। सभी एनसी प्रिंट हैं, आई थिंक सभी एनसी प्रिंट ही हैं, कोई प्रिंट डैमेज नहीं है। ठीक है, नॉट कनेक्टेड वाले प्रिंट हैं जो कि ईजिली मूव हो जाते हैं। तो यूएफएस तो ठीक दिख रहा। अभी यूएफएस को हम देखेंगे, पैड तो ठीक दिख रहा, मास्किंग हुई है इसके ऊपर, तो देखते हैं कहाँ पे हुआ है कांड इसमें। तो इधर प्रिंट आई थिंक बनी नहीं थी, नहीं बनी थी, इसके बॉल्स बोर्ड में चले गए, ऐसा हमें दिखा है। अभी हम इसको एक बार बोर्ड में कनेक्ट करते हैं, पहले इसको रिवॉल्व कर लेते हैं और इसको बॉक्स में कनेक्ट करते हैं, बोर्ड में नहीं, बॉक्स में कनेक्ट करते हैं और चेक करते हैं कि कंडीशन क्या है, यूएफएस कनेक्ट हो रहा है या डेड है। और अगर डेड होता तो सीधा पोर्ट बनाना था, पोर्ट नहीं बना रहा था। अभी हम चेक करेंगे पोर्ट बना रहा है नहीं बना रहा है। अभी हम इसको ठंडा हो जाएगा बोर्ड, तब हम चेक करेंगे पोर्ट बना रहा है डायरेक्ट पोर्ट। अगर डायरेक्ट पोर्ट बना रहा है तो उधर की स्टोरी ठीक है, अभी फिलहाल के लिए हमें यूएफएस को चेक करना है। तब तक तो हम इसको डिसोल्ड करके रिवॉल्व भी कर लेते हैं, और साथ ही साथ हम जो है इसकी पोर्ट भी चेक कर लेंगे। तो ये हो गया, अब इसको करेंगे हम रिवॉल्व। तो रिवॉल्व के लिए जो है
ठीक है। विदाउट यूएफएस हमारा बोर्ड बना रहे नहीं बना रहे इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो बोर्ड को हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे, कोई बॉल्स टच नहीं है इसकी। तो जो इसकी यूएसबी केबल वाली पोर्ट है, सब बोर्ड की लाइन है, उसको पत्ता B2B को कनेक्ट कर लेते हैं। बैटरी लगा लेते हैं, B2B कनेक्ट किया, बैटरी लगाया, और अब हम केबल लगाएंगे। केबल ऑलरेडी हमारी पीसी में लगी हुई है, केबल को लगा लिया। अब हम देखते हैं डिवाइस मैनेजर पे पोर्ट आया नहीं, आ गया। देख रहे हो मीडियाटेक का यूएसबी पोर्ट आ गया, V1632 कॉमन पोर्ट 6। और जैसे ही इसको हम निकालेंगे देखना भी ये चला जाएगा। निकाल लिया और ये चला गया, ठीक है। और लगा दिया तो ये पोर्ट आ गया, मतलब कि ठीक है हमारा CPU। अभी यूएफएस को हम चेक करेंगे, यूएफएस को हम बॉक्स में चेक करेंगे। तो चलिए हम यूएफएस को बॉक्स में कनेक्ट कर लेते हैं और देखते हैं। तो फिलहाल के लिए हम यूएफएस को कनेक्ट करेंगे JTAG से, F64 से नहीं करेंगे। JTAG से हम इसको कनेक्ट करते हैं, F64 से भी कर सकते हैं, लेकिन हम पहले JTAG से कनेक्ट करके इसकी हेल्थ कंडीशन वगैरह सब चेक कर लेते हैं क्या है, क्योंकि उसमें आपको दिखेगा कि हेल्थ का इशू वो बताता भी है। आप JTAG से भी उसको क्लियर कर सकते हो। तो चलिए हम माइक्रोस्कोप को थोड़ी देर के लिए डिसेबल करते हैं और आपको दिखाते हैं केबल। वही केबल हम JTAG में यूज़ करेंगे ना। तो चलिए ये केबल हम इधर लगा लेते हैं। JTAG हमारा कनेक्ट हो गया है। अब हम इसकी क्लासिक टूल या फिर eMMC जो +2 टूल है वो हम ओपन करेंगे। यूएफएस हमारा इसमें सपोर्ट करता है। तो भी ये हमारा 3.1 यूएफएस है, यूएफएस 3.1 है। इसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। ये 153 जो है वो है, ये तो आप लोग ऑलरेडी जानते ही होंगे। इस तरह की यूएफएस में रैम अलग से होती है, तो डुअल डेकर है ना, ये तो रैम CPU के ऊपर है और ये यूएफएस है केवल जिसके अंदर रोम है, जो कि 3.1 की रोम होती है, ठीक है। अब ये हमारा JTAG कनेक्ट हो रहा है और यहाँ पे हम हाई लो कर सकते हैं। यूएफएस सॉकेट ऑलरेडी सेलेक्ट है। हम चलिए कनेक्ट करते हैं और देखते हैं। यहाँ पे बॉक्स में कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, ये कनेक्ट ही नहीं हो रहा। हम एक बार चिप को जो है थोड़ा निकाल के दोबारा से लगाएंगे, फिर हम कनेक्ट बटन पे क्लिक करेंगे। हाँ, अभी देखो कनेक्ट के लिए वेट कर रहा है, वेट करेंगे, देखेंगे थोड़ा सा। हाँ आया। ओ, यहाँ पे प्रॉब्लम दिख गई, वार्निंग है इसके अंदर, यूएफएस हेल्थ रिपोर्ट इज़ वेरी बैड और 50 to 60 डिवाइस लाइफ टाइम यूज्ड। मतलब कि ये कंडीशन जो है ना वार्निंग कंडीशन में है ये यूएफएस, इस वजह से सेट ऑन नहीं हो रहा, वेरी बैड। और आई थिंक इस चिप से आप रीड भी नहीं कर सकते कुछ, बहुत ही धीरे, बहुत ही स्लो स्पीड में रीड होगा। और इसके लिए हमें कनेक्ट करना पड़ता है F64 और वहाँ पे आईसी की जो स्लो रीड राइट वाले फंक्शंस हैं उस पर अप्लाई करके हम इसकी बैकअप को रीड कर सकते हैं और इस चिप को चेंज करने की जो पॉसिबिलिटीज़ है उसको यूज़ कर सकते हैं और इस चिप को चेंज कर सकते हैं। इसका हेल्थ तो रिपेयर होगा नहीं क्योंकि वार्निंग में वेरी बैड है। और अगर आप इसे रीप्रोग्राम कर भी देते हो तो सेट ऑन होगा, लेकिन 1 घंटे 2 घंटे 10 दिन 5 दिन क्या चले कोई कंफर्म नहीं है, कभी भी बंद हो सकता है। इसको अगर रीप्रोग्राम करोगे आप कॉन्फ़िगरेशन करके तो सेट ऑन होगा, लेकिन कब बंद हो जाए कोई ठिकाना नहीं है। और ये रियलमी का सेट है, तो इसमें जो है आपको पूरा बैकअप लेना पड़ेगा और यूएफएस को चेंज करने के लिए जो भी पॉसिबिलिटी है उस पर आपको काम करना पड़ेगा। मीडियाटेक का है तो ट्राई कर सकते हैं चेंज करने का। तो पूरा कनेक्ट होने देते हैं पहले इसको हम और देखते हैं कि ये जो इसकी बैकअप फाइल है ये रीड कर रहा है नहीं कर रहा है। हम ट्राई करेंगे रीड करने का अभी। तो इस तरह से हमें श्योर हो चुका है कि हमारे बोर्ड के अंदर जो पावर हमने सही किया वो तो ठीक है। इसके अंदर यूएफएस में भी प्रॉब्लम थी, बैड हेल्थ में था ये सेट, और हो सकता है कि बैड हेल्थ में था और हीट लगने के बाद वो पूरी तरह से बैड ब्लॉक हो गया और उसके बाद सेट जो है ऑन ही नहीं हुआ। ओनली वो रजिस्टर को जंपर करके सेट को नॉर्मली ऑन किया जा सकता था उस टाइम पे जब हीट नहीं लगी थी, फ्रेश कंडीशन रहा होगा। तो सही ट्रेसिंग जरूरी होता है क्योंकि देख सकते हो वोल्टेज तो बनी रही थी, रेजिस्टेंस के दोनों साइड रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज बन रही थी, लेकिन जो छोटी सी चेंज आ रही थी हमने उसको ऑब्जर्व किया। आप उस चीज़ को अगर नोट नहीं करोगे, ध्यान नहीं दोगे ना, तो आप वहीं पे स्किप कर जाओगे, आपको लगेगा सब सही है और CPU ही हमारा डैमेज है। आप ये कंडीशन वहाँ पे जो है सोच बैठोगे। तो ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स हैं, नेटवर्क सेक्शन में भी है और डेट ट्रेसिंग में भी है, और इसी तरह के अदर सेक्शंस जो हैं, लाइट सेक्शन, ऑडियो सेक्शन, उनकी भी वीडियोस हमारे वेबसाइट पर पड़े हुए हैं। तो जिनको भी एडवांस लेवल में ट्रेनिंग लेना है वो हमारे वेबसाइट वीडियो कोर्स के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं और डीप में आप जो है सीख सकते हैं सारी चीज़ों को। तो थोड़ा सा कनेक्ट होने देते हैं, वेट करते हैं। और नेक्स्ट ऑनलाइन बैच की हमारी जो है सीट बुकिंग चल रही है। तो जब भी आप सीट बुक करोगे हमारा, तो पहले आपको वीडियोज़ एक्टिव किया जाता है वेबसाइट का। आप वीडियोज़ को लगभग जो है 15-20 दिन और 1 महीने तक देखते हो, उसके बाद आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं। तो इस तरह से हमारा लाइव क्लास चलता है, डायरेक्ट आपको लाइव क्लास नहीं मिलता।
जब भी आपको लाइव क्लास लेना होगा तो आपको पहले वीडियोस मिलेंगे, वीडियोस आप देखोगे 15 दिन 20 दिन, उसके बाद आप जो है लाइव क्लासेस में आपको जो है कॉल किया जाएगा, तब आप लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हो। तो देखते हैं यहाँ पे ये यहीं स्टक कर गया एकदम से, ठीक है। तो ये F64 में कनेक्ट होगा और इसका बैकअप लेना पड़ेगा। और ये देखो कन्फिग्रेशन करके ये ठीक होने वाला नहीं है क्योंकि UFS है और इसका बैड हेल्थ ठीक होगा नहीं। और ये जो UFS है देखो कन्फिग्रेशन इनेबल है और यहाँ पे राइट प्रोटेक्टेड भी है, जो हमारा मेन बूट है वो राइट प्रोटेक्टेड है। तो पहले राइट प्रोटेक्शन हटाओगे, फिर कन्फिग्रेशन करोगे, उसके बाद से ये होगा। 3.1 UFS है, आपको ऊपर दिखा था इसका इन्फॉर्मेशन, ये UFS 3.1 है। तो चेंज करने का जो प्रोसेस होता है वो भी आपको समझना होगा कि चेंज करने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान देनी होती हैं। और अगर इसमें सारी बैकअप्स आपको सही से मिलती हैं तो आप सेट को ऑन भी कर सकते हो। बस प्रॉब्लम एक आ सकती है कि आपका IMEI से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा, जो IMEI आप रिपेयर करने में थोड़ा वहाँ पे फंस सकते हो। अदरवाइज़ आपका जो प्रॉब्लम UFS चेंज का है वो अगर सही तरीके से करोगे तो वो ज़रूर जो है आपका सेट ऑन हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पे ओप्पो कस्टम भी आपको रीड करना, ये पूरी ओप्पो सर्वर फाइल आपको रीड करनी होगी सही से, और साथ ही साथ NB डेटा यहाँ पे दिख रहा है, हम इसको रीड करते हैं अगर NB डेटा को ओनली। अब देखो यहाँ पे ओप्पो के इसने मॉडल्स को एनालाइज किया, रियलमी का सेट है, एग्जैक्ट मॉडल नहीं बता रहा है, ठीक है। हम इसको रीड करते हैं। तो अब देख रहे हैं हम इसको रीड कर रहे हैं, तो रीड में ये जो है रीडिंग हो रही है। वेट करते हैं थोड़ा सा, देखते हैं रीड हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। एरर आ गया यहाँ पे, मीडियम एरर, मतलब कि ये रीड नहीं होगा, इस बॉक्स से रीड नहीं होगा, इसको हमें अदर बॉक्स F64 से ट्राई करना पड़ेगा और उसके बाद हम इसको रीड कर सकते हैं। और रीड करने के बाद UFS चेंज के लिए जो प्रोसेस होगा वो हमें करना पड़ेगा। और अगर वो प्रोसेस में आपको सारी बैकअप सही से मिलती है तो आप सेट को ऑन कर पाओगे। और यहाँ पे सिक्योरिटी फाइल का कोई कंफर्मेशन नहीं है कि आप उसको ला पाओगे नहीं ला पाओगे, क्योंकि आप UFS अगर न्यू या फिर CPU न्यू आप यूज़ करोगे ना, तभी आप जो है IMEI को प्रॉपर रिपेयर कर पाओगे। इस तरह से आप ऑन कर लो, वही बड़ी बात है। और अगर आपका बैकअप पूरा मिलता है तो यहाँ पे इस UFS के साथ में आपका IMEI भी यूज़ हो सकता है, आपको करके देखना होगा। यहाँ पे रीडिंग एरर आ गया, तो प्रॉब्लम हमें क्लियर है कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो इस जो स्टोरेज चिप है उसके अंदर है, और छोटी सी बूट सीक्वेंस की प्रॉब्लम थी, तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा था। तो इस तरह से आप जो है सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे जो है ट्रेसिंग किया जाता है। और प्रोग्रामिंग की कोर्स भी हमारे वेबसाइट वीडियो कोर्स के अंदर अवेलेबल है, जिसमें आपको UFS की भी पूरी कोर्स मिलेगी, eMMC की भी मिलेगी। और UFS का वीडियोज़ अभी ऐड नहीं हुआ है, तो जल्द ही वो ऐड होने वाला है F64 के ऊपर। तो UFS का पूरा वीडियो आपको मिलेगा, पूरी प्रोसेस आपको बताई जाएगी, जितनी पॉसिबिलिटी है UFS से रिलेटेड, जो जो चीज़ें आप UFS में कर सकते हो सब कुछ बताया जाएगा, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो हाइड किया जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्लियर होता है कि इसमें जो प्रॉब्लम है चिप का है, तो चिप को चेंज करने की पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। मिलते हैं दूसरे वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।